साल 2000 में पश्चिम अफ्रीका का देश सीरा लियोन में चल रहे खूनी सिविल वॉर को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी। इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा थी भारतीय सेना की 5th ऑफ द 8 गोरखा राइफल्स। इनका काम लड़ना नहीं बल्कि वहां शांति बनाए रखना था। लेकिन मई 2000 में RUF यानी रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट नाम के एक बागी संगठन ने वहां आए सैनिकों को धोखा दिया और भारतीय सेना के 223 सैनिकों और 11 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को उन्हीं के बेस कैंप में चारों तरफ से घेर लिया। ये कोई 1 या 2 दिन का मामला नहीं था, बल्कि ये सीज यानी घेराबंदी पूरे 75 दिनों तक चली। भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे, लेकिन UN के नियमों के चलते वो फायर नहीं कर सकते थे। स्थिति और भी गंभीर तब हो गई जब ये पता चला कि विद्रोहियों ने UN के कम्युनिकेशन सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। यानी भारतीय सेना जो भी रेस्क्यू प्लान बनाती, दुश्मन उसे पहले ही रेडियो पर सुन लेता था। ऐसे में भारतीय सेना ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। दुश्मन को चकमा देने के लिए किसी हाईटेक एन्क्रिप्शन का नहीं, बल्कि भारत की एक क्षेत्रीय भाषा मलयालम का इस्तेमाल किया गया। ये किस्सा है भारतीय वायुसेना, पैरा स्पेशल फोर्सेस और गोरखा रेजिमेंट के एक संयुक्त और सफल मिशन का, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन खुखरी। इसकी शुरुआत होती है 1990 के दशक के आखिर से। पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश सियरा लियोन एक भयानक गृहयुद्ध की आग में जल रहा था, और इस लड़ाई की सबसे बड़ी वजह थी हीरे, जिन्हें दुनिया ब्लड डायमंड्स के नाम से जानती है। यहाँ की सरकार के खिलाफ विद्रोहियों का एक खूंखार संगठन खड़ा था, RUF यानी रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। इनका लीडर था फोडे संको और इसका फील्ड कमांडर था सैम बोकारी, जिसे लोग डर के मारे जनरल मॉस्किटो बुलाते थे। ये विद्रोही इंसान नहीं, दरिंदे थे। इनका काम करने का तरीका बहुत खौफनाक था। पहले ये गांवों पर हमला करते और फिर वहां के बेगुनाह नागरिकों के हाथ और पैर कुल्हाड़ी से काट दिया करते थे, ताकि वो कभी सरकार के लिए काम न कर सके। जब इन अत्याचारों की खबरें पूरी दुनिया में फैलीं, तो यूनाइटेड नेशंस ने दखल दिया। वहां शांति बहाल करने के लिए एक पीस कीपिंग मिशन भेजा गया। इस मिशन में दुनिया भर की फौजें थीं, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम टुकड़ी भारतीय सेना की थी। भारतीय सेना की 5th ऑफ द 8 गोरखा राइफल्स को देश के सुदूर इलाके कायलाहुन में तैनात किया गया। इस कंपनी की कमान संभाल रहे थे मेजर राजपाल पुनिया। शुरुआत में हालात सामान्य लग रहे थे, इसलिए मेजर पुनिया ने समझदारी दिखाते हुए स्थानीय रिबेल कमांडर कर्नल मार्टिन के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे। कर्नल मार्टिन अक्सर मेजर पुनिया से मिलने उनके कैंप आता था। वो गोरखा सैनिकों की खुखरी को बड़े चाव से देखता और उनकी वीरता की तारीफ करता था। लेकिन मेजर पुनिया को अंदाजा नहीं था कि ये शांति दरअसल तूफान से पहले की खामोशी थी। मई 2000 में RUF ने अपनी असलियत दिखाई और शांति समझौते को तोड़ दिया। विद्रोहियों ने केनिया और जाम्बिया के पीस कीपर्स को धोखे से बंधक बना लिया और उनके हथियार छीन लिए, और अब उनकी नजर भारतीय सैनिकों पर थी। कर्नल मार्टिन ने मेजर पुनिया को एक पीस मीटिंग के बहाने जंगल में बुलाया, लेकिन जब मेजर पुनिया वहां पहुंचे तो मंजर कुछ और ही था। उन्होंने देखा कि वो अकेले हैं और चारों तरफ हजारों हथियारबंद विद्रोही उन्हें घेरे खड़े हैं। कर्नल मार्टिन, जो कल तक दोस्त बना फिरता था, उसने मेजर पुनिया की आंखों में देखते हुए कहा, मेजर, अपनी राइफल्स और गाड़ियां हमें सौंप दो। मेजर पुनिया जानते थे कि एक फौजी के लिए हथियार सौंपना अपनी आत्मा सौंपने जैसा है। अगर वो हथियार दे देते तो वो और उनके जवान बंधक बन जाते, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। मेजर की इनकार को सुनकर कर्नल मार्टिन मुस्कुराया और ठंडे लहजे में बोला, ठीक है मेजर, अगर हथियार नहीं दोगे तो अब तुम यहां से जिंदा वापस भी नहीं जा पाओगे। और यहीं से शुरू हुई भारतीय सैनिकों के कैंप की खौफनाक घेराबंदी। कालाहुन में भारतीय सेना के 223 जवान और 11 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को बंधक बना लिया गया था। और ये कोई आम जेल नहीं थी जिसमें सलाखें हों, ये उन्हीं का अपना बेस कैंप था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि बाहर RUF के लड़ाके AK-47 और रॉकेट लॉन्चर लेकर मौत बनकर खड़े थे। अगर कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करता तो उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता। ये घेराबंदी 1 या 2 हफ्ते की नहीं, बल्कि पूरे 75 दिनों तक चली। बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका था और राशन के ट्रक आने बंद हो गए थे। हालात इतने बदतर हो गए कि जब अनाज खत्म हो गया तो भारतीय जवानों को जिंदा रहने के लिए जंगल के सांप और कीड़े मकोड़े पकड़कर खाने पड़े। विद्रोही सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक युद्ध भी खेल रहे थे। वो जानते थे कि अगर फौजी का मनोबल टूट गया तो वो हार मान लेगा, इसलिए विद्रोही रात भर अपने ट्रकों पर तेज आवाज में संगीत बजाते, गालियां देते और बीच बीच में कैंप पर मोटार दागते, ताकि भारतीय सैनिक एक पल के लिए भी सो ना सके। लेकिन मेजर पुनिया ने अपने जवानों का हौसला टूटने नहीं दिया। वो हर सुबह उसी अनुशासन के साथ PT और परेड करवाते और जवानों को याद दिलाते कि वो भारतीय सेना का हिस्सा है। दूसरी तरफ नई दिल्ली और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हड़कंप मचा हुआ था। UN का कहना था, बातचीत करो, मामला शांति से सुलझाओ।
लेकिन भारतीय सेना जानती थी कि इन विद्रोहियों की जुबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब बातचीत का समय खत्म हो चुका था और तभी आर्मी चीफ और भारत सरकार ने फैसला लिया कि बहुत हो गया शांति का नाटक, अब युद्ध होगा। अपने जवानों को बचाने के लिए एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का प्लान तैयार किया गया, लेकिन इस प्लान के सामने एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या थी। समस्या ये थी कि विद्रोहियों ने यूएन के सैनिकों से उनके रेडियो सेट्स छीन लिए थे। इसका मतलब ये था कि हम जो भी प्लान बनाते वो दुश्मन पहले ही सुन लेता था। चाहे हम हिंदी में बात करें या अंग्रेजी में, दुश्मन सब समझ रहा था। अगर कमांडर आदेश देता, अल्फा टीम बाएं मुड़ो, तो विद्रोही पहले से ही बाईं तरफ घात लगाकर बैठ जाते। हमारी हर खुफिया जानकारी लीक हो रही थी। अब सवाल यह था कि अपने लड़कों को मौत के मुंह से कैसे निकाला जाए जब दुश्मन आपकी हर चाल जानता हो। तभी मेजर जनरल वी.के. जेटली ने एक ऐसा दांव खेला जो दुश्मन की सोच से परे था। उन्होंने सोचा, भारत विविधताओं का देश है और हमारे पास इतनी भाषाएं हैं, क्यों ना हम एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो इन अफ्रीकी विद्रोहियों ने सपने में भी ना सुनी हो। और तब फैसला लिया गया, पूरे ऑपरेशन के कम्युनिकेशन के लिए मलयालम भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। अब भारतीय सेना ने अपनी चाल बदल दी। रातों रात सारी टैक्टिकल कम्युनिकेशन को अंग्रेजी और हिंदी से हटाकर मलयालम भाषा में शिफ्ट कर दिया गया। रात के समय जब आरयूएफ का रेडियो ऑपरेटर हेडफोन लगाकर बैठा था, इस उम्मीद में कि वो भारतीय सेना का अगला कदम जान लेगा, लेकिन उसे सुनाई दिया, नमस्कारम, इविडे एंथा स्थिति। ये सुनकर विद्रोहियों का दिमाग चकरा गया। उन्होंने अंग्रेजी सुनी थी, हिंदी समझी थी, लेकिन ये भाषा उनके लिए किसी हाई लेवल एन्क्रिप्टेड कोड से कम नहीं थी। उन्हें लगा कि भारतीय सेना किसी हाई टेक एन्क्रिप्टेड कोड का इस्तेमाल कर रही है जिसे डीकोड करना नामुमकिन था, जबकि असल में ये केरल के सैनिकों की मातृभाषा थी। भाषा की बाधा पार करने के बाद अब बारी थी रणनीति की। प्लान सिंपल लेकिन बेहद खतरनाक था, जिसे मिलिट्री भाषा में हैमर एंड एनविल स्ट्रैटेजी कहा जाता है, यानी हथौड़ा और निहाई। एनविल ये रोल था मेजर पुनिया की उस टीम का जो अंदर फंसी हुई थी। उनका काम था विद्रोहियों को तब तक रोके रखना जब तक मदद ना आ जाए और मौका मिलते ही अंदर से हमला करना। हैमर ये एक भारी भरकम रेस्क्यू टीम थी जिसे बाहर दारू शहर से तूफान की तरह अंदर घुसना था और विद्रोहियों को बीच में रखकर कुचल देना था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए जमीन और आसमान दोनों से घेराबंदी की तैयारी की गई। भारतीय वायुसेना ने अपने घातक Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जो आसमान से आग बरसाने के लिए तैयार थे। जमीन पर दुश्मनों का सफाया करने के लिए इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो को उतारा गया और भारी हथियारों और सैनिकों को तेजी से लाने के लिए ब्रिटिश SAS ने अपने विशाल चिनूक हेलीकॉप्टर्स मुहैया कराए। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि दुनिया भर में ब्रिटिश SAS यानी स्पेशल एयर सर्विस अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन इस मिशन में उनका रोल सिर्फ सपोर्ट का था। वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट संभाल रहे थे। असली लड़ाई, असली एक्शन जमीन पर भारतीय सेना के पैरा कमांडो और गोरखा रेजिमेंट के शेर लड़ रहे थे। ये दुनिया को दिखाने का मौका था कि इंडियन आर्मी किसी से कम नहीं। इस मिशन की तारीख तय की गई 15 जुलाई 2000 और वो नाम दिया गया जो गोरखा राइफल्स की पहचान और शान है, ऑपरेशन खुकरी। 15 जुलाई की सुबह सियरा लियोन के आसमान में घने बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। खराब मौसम किसी भी हवाई ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन भारतीय सेना के लिए अब रुकना मुमकिन नहीं था। जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखी, कैलाहुन बेस कैंप के अंदर मेजर पुनिया ने अपने जवानों को आखिरी आदेश दिया। ये वो पल था जब शांति दूत का चोला उतर गया और योद्धा जाग उठा। सैनिकों ने अपनी नीली संयुक्त राष्ट्र की टोपियां उतार फेंकी और माथे पर कॉम्बैट पटका बांध लिया। अब वो यूएन के सिपाही नहीं बल्कि महाकाली के भक्त बन चुके थे। और फिर जंगल में वो आवाज गूंजी जिससे दुश्मन की रूह कांप गई। जय महाकाली, आयो गोरखाली। गोरखा पलटन भूखे शेर की तरह अपने कैंप से बाहर निकली और विद्रोहियों पर टूट पड़ी। आरयूएफ के लड़ाके सोच रहे थे कि 75 दिनों से भूखे प्यासे ये सैनिक भला क्या लड़ेंगे, लेकिन उन्हें गोरखाओं की असली ताकत और खुकरी की धार का अंदाजा नहीं था। विद्रोही संभल पाते इससे पहले ही भारतीय जवानों ने उनकी पहली सुरक्षा पंक्ति को तहस नहस कर दिया। उसी वक्त भारतीय वायुसेना के Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने मौत बरसानी शुरू कर दी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि घने बादल इतने नीचे थे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने हेलीकॉप्टर्स को पेड़ों से सटाकर बिल्कुल नीची उड़ान भरी, ताकि वो अपने जमीनी भाइयों को कवर दे सकें। ये एक सुसाइड मिशन जैसा था, लेकिन उन्होंने इसे अंजाम दिया। विद्रोहियों ने आज तक सिर्फ निहत्थे नागरिकों को मारा था, उन्होंने कभी एक असली गनशिप का गुस्सा नहीं देखा था। विद्रोहियों की गाड़ियां जिन पर मशीन गन लदी थीं, वो चंद मिनटों में जलकर राख का ढेर बन गईं। शुरुआती हमले के बाद जब हेलीकॉप्टर्स बीमार और घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट करने आए, तो पायलट ने मेजर पुनिया को भी बैठने का इशारा किया, लेकिन मेजर पुनिया ने साफ मना कर दिया।
उन्होंने पायलट से कहा, मैं अपने लड़कों को छोड़कर नहीं जाऊंगा क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है और इस जंगल से पैदल बाहर निकलने वाला मैं आखिरी आदमी हूंगा। और वो अपने जवानों के साथ उस मौत के रास्ते पर पैदल निकल पड़े। हवा से मदद मिल रही थी, लेकिन जमीन पर अभी भी रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। मेजर पुनिया की टीम को जंगल के रास्ते से गुजरकर मेन रोड तक आना था, जहां आरयूएफ ने जगह जगह एम्बुश लगा रखे थे। एक मोड़ पर विद्रोहियों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, जिससे भारतीय काफिला बीच रास्ते में फंस गया और उन पर गोलियां चारों तरफ से बरसने लगीं। तभी हवलदार कृष्ण कुमार ने देखा कि विद्रोही झाड़ियों में छिपकर फायरिंग कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना वो खुले में आ गए और अपनी मशीन गन से विद्रोहियों पर जवाबी हमला शुरू कर दिया, ताकि बाकी गाड़ियां सुरक्षित निकल सकें। इस भीषण गोलीबारी में उन्हें कई गोलियां लगीं और वो वहीं शहीद हो गए। लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी बहादुरी की वजह से रास्ता साफ हो चुका था और काफिला आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ से पैरा स्पेशल फोर्सेज और टैंक्स विद्रोहियों को रौंदते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार पेंडेम्बू शहर के पास दोनों टीमें मिल तो गईं, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। असली चुनौती अभी बाकी थी। भारतीय सैनिकों को अब विद्रोहियों के गढ़ से निकलकर वापस अपने सुरक्षित बेस दारू तक का 80 किलोमीटर का सफर तय करना था, और ये रास्ता आसान नहीं था। जंगल में छिपे आरयूएफ के लड़ाके बौखलाए हुए थे। उन्होंने वापसी के रास्ते पर जगह जगह एम्बुश लगा रखे थे। जैसे ही भारतीय काफिला आगे बढ़ा, विद्रोहियों ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इस बार बाजी पलट चुकी थी। अब भारतीय सेना के पास BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स थे। जब विद्रोहियों ने गोलियां चलाईं, तो जवाब में BMP टैंकों की तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी। जंगल में छिपा दुश्मन जो खुद को शेर समझ रहा था, भारतीय टैंकों की गरज के आगे भीगी बिल्ली बन गया। मेजर पुनिया और उनकी टीम ने जाते जाते विद्रोहियों को एक ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेंगे। पेंडेम्बू में स्थित आरयूएफ के हेडक्वार्टर्स और उनके गोला बारूद के गोदामों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने रिबेल्स की कमर तोड़ दी। बताया जाता है कि करीब 500 के आसपास रिबेल्स मारे गए। आरयूएफ का खौफ जो पूरे सियरा लियोन में था, वो एक ही दिन में खत्म हो गया। वहां के लोग सड़कों पर उतर आए और इंडिया इंडिया के नारे लगाने लगे। कर्नल मार्टिन, जो मेजर पुनिया को धमकी देता था, वो अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। उस दिन रिबेल्स को समझ आ गया कि गोरखा की खुकरी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती। मेजर राजपाल पुनिया वापस इंडिया आए। उन्हें युद्ध सेवा मेडल मिला और आज दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में ऑपरेशन खुकरी पढ़ाया जाता है। अगर आपको इंडियन आर्मी की ये दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।